हाँ, मैं उड़ीसा बहुत बार आया हूँ। जब मैं फ्लाई भी करता था एज अ पायलट, तो जब भी आते थे तो यहीं रुकते थे हम लोग। तो मेरा पहला वीडियो, पहला व्लॉग जो दिसंबर 2017 को गया था, वो यहीं पे शूट हुआ था। अच्छा, तो शुरुआत यहीं से हुआ। यहीं से हुई थी शुरुआत, उड़ीसा से शुरुआत हुई थी। लगता है कि वो जो किया मैंने ठीक ही किया। सर मैंने तो देखिए छोड़ रखा है भगवान। क्या खाए और क्या पसंद आया? एक चीज़ खाई थी, वो क्या खाया था हमने अभी? छेना पोड़ा। हाँ, मैंने हाफ लिया। मैंने पूरी गए थे तो वहाँ पे या आपको लगता है कि सबसे बड़ी दुखद बात यह है इस देश में कि जब मेरा डिवोर्स केस हुआ था तो नेशनल मीडिया है, अब नाम नहीं लूँगा किसी का, तो उन्होंने बस कहीं से रूमर पकड़ के उसको न्यूज़ चला दी। अच्छा, थाला वाला कनेक्शन के बारे में थोड़ा बताइए ना। मतलब मोर देन क्रिकेट अगर मैं बोलूँ, क्या ये कैसा बंदा और अनऑर्थोडॉक्स थिंकिंग। और मेनली क्रिकेट के अलावा जो मैं सबसे ज़्यादा इम्प्रेस उनसे था कि यार 360 डिग्री अवेयरनेस। राजमा बहुत पसंद है और पनीर भुर्जी बहुत पसंद है। ओवरनाइट सक्सेस मिल जाता है? डोंट बी टू हार्श ऑन योर सेल्फ, लाइफ को एंजॉय करें एंड पूरी कोशिश करें अपने माता पिता का नाम रोशन करें। नमस्कार, मु सुनंदन मिश्र। दर्शक बंधु, जमाना एवं सोशल मीडिया सकाळ हो कि राति हो आपण ट्रावेल करूँ बा एकांतर बसता सोशल मीडिया आड़ को टिके ध्यान तो चली ही जाए सब। अनेक केमती व्यक्तित्व अच्छा जी आज सोशल मीडिया रे आपण मानू बहुत किछि कथा कहउछंती, बहुत किछि कथा बाबद अवेयर भी करूछंती। आपण माने सेमानकु देखिबा भी पसंद करूछंती एवं सेमानक भितर किछि एमती व्यक्तित्व भी अछंती जो माने हृदय भी रहि जाइछंती। अर्थात आपण माने सेमानकु फॉलो तो करंती किंतु हृदय भी रखंती। आज सेमती जने व्यक्तित्व परिचयर बहुत किछि आवश्यकता नहीं, कारण आपण मानक भितर अनेक तांको फॉलो करंती, डेली से कौन करछंती से बाबद भी आपण जानते। तो बेसी परिचय मु देविनी, सीधा सड़क आपण मानकु तांको सहित देखा ही करे देबे। आम सहित अछंती द फ्लाइंग बीस्ट गौरव तनेजा। तनेजा साहब, स्वागत है उड़ीसा में आपका। थैंक यू सो मच। पहले तो बहुत सिंपल रखेंगे, बहुत सारे सवाल तो है पूछने के लिए, लेकिन उड़ीसा आके कैसा लगा? आप आए थे शायद रथ यात्रा में? हाँ, मैं उड़ीसा बहुत बार आया हूँ। जब मैं फ्लाई भी करता था एज अ पायलट, तो जब भी आते थे तो यहीं रुकते थे हम लोग। अच्छा। एंड जब फ्लाइंग बीस्ट की शुरुआत हुई तो मेरा पहला वीडियो, पहला व्लॉग जो दिसंबर 2017 को गया था, वो यहीं पे शूट हुआ था। अच्छा, तो शुरुआत तो यहीं से हुई थी शुरुआत, उड़ीसा से शुरुआत हुई थी। और इसी होटल के रूम पे मैं नया ड्रोन लाया था फ्लाइंग के लिए, वो उड़ा रहा था, वो दीवार पे जाके क्रैश हो गया। तो वो मेरा पहला वीडियो था। तो आज आप बैठे इंटरव्यू फेस कर रहे हैं वहीं पे और मतलब जहाँ से शुरुआत हुई थी और कोइंसिडेंस की उसी होटल में आज हम हैं और बात कर रहा हूँ आपसे। ये फ्लाइंग बीस्ट कहाँ से आया? बहुत लोग जानना चाहेंगे। उड़ीसा में ये आपका सबसे बड़ा पहला इंटरव्यू है जी, तो यहाँ के लोग तो जानना चाहेंगे कि जी, पहले कैसे दिमाग में आया? सिंपल सा है, मैं बॉडी बिल्डिंग में compete करता था, तो सब लोग बोलते थे यार तू तो बीस्ट है, मतलब। और फ्लाइंग करते थे, पायलट थे, तो वहीं से दो फ्लाइंग बीस्ट को कंबाइन करके फ्लाइंग बीस्ट आ गया। इन दिनों में हम देख रहे हैं कि मतलब प्री कोविड, पोस्ट कोविड सोशल मीडिया और उसके लिए जो लोग काम कर रहे थे, उसके ऊपर जो लोग काम करते थे, आप जैसे शुरुआत किए थे और अभी जहाँ तक पहुँचे, क्या परिवर्तन हुआ है आपको लगता है? परिवर्तन काफ़ी ज़्यादा हो गया है। जब ये प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया बना तो थोड़ा सा डेमोक्रेटाइज हो गया कंटेंट। पहले आपको अगर कुछ कंटेंट बनाना है तो बड़ा प्रोडक्शन हाउस या मुंबई जाके ही आप कुछ, अगर आपको अपनी कहानी बतानी है या एक गाना शूट करना है, तो वो सब काम मोस्टली मुंबई जैसे शहरों में ही हो रहा था, जहाँ पे डायरेक्टर्स होंगे, बड़े कैमराज होंगे, बड़ी लाइटिंग होगी, बड़ा साउंड होगा। तो एक एंट्री बैरियर बहुत मुश्किल था एक कॉमन मैन के लिए। अगर आपके पास टैलेंट भी है, आप अच्छी एक्टिंग करते हैं, अच्छा म्यूज़िक बनाते हैं, 5-5, 6-6 साल आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा कि कहीं एक चांस मिल जाए। वो चांस मिल भी गया आपको तो आपको किसी ने जाना पहचाना, कोने में छोटा सा नाम आ गया, टैलेंट पता नहीं, कोई आपका क्रेडिट ले गया। फिर जब सोशल मीडिया आया तो अब ज़रूरत नहीं किसी की, खुद का फ़ोन है,
घर पे खुद ही बना रहे हैं, खुद के लैपटॉप में एडिट कर रहे हैं एंड यू पुट इट आउट टू द वर्ल्ड और सब लोग देख रहे हैं, तो वही रिकॉग्निशन आपको मिलने लगा। अब पोस्ट कोविड क्या हो गया है कि नंबर ऑफ फॉलोअर्स का महत्व चला गया है। अच्छा, अब किसी के 4 मिलियन भी हो या किसी के 4 लाख हो या किसी के 400 भी हो, तो एल्गोरिदम ने इतना ज़्यादा ओवरटेक कर लिया है कि अब आप अगर स्क्रॉल कर रहे हैं, एक तो कंटेंट शॉर्ट फॉर्म हो गया है, तो अगर किसी ने अच्छा कंटेंट बनाया और उसके बहुत कम फॉलोअर्स भी हैं, बहुत पॉसिबल है कि वो कंटेंट मिलियंस तक पहुंच सकता है। तो आप ऐसे इसको देखते हैं कि बहुत प्रोफेशनल हो गया है चीज़ें? नहीं, प्रोफेशनल कहना अलग चीज़ होगी। अगर आपके पास सही में ह्यूमर है या कोई भी कला है, तो अब आपको नंबर ऑफ फॉलोअर्स या अच्छा प्रोडक्शन या किसी चीज़ का मोहताज रहने की ज़रूरत नहीं है। प्री कोविड में ये कह सकता हूँ कि जिसके फॉलोअर्स थे उसको प्लेटफॉर्म भी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन देता था, या फिर आप सोशल मीडिया में भी अगर कह लीजिए कि 20, 25, 30 बड़े नाम होते थे जहाँ पे लोग जिनको फॉलो करते थे। आजकल अगर आपके पास 10 मिलियन फॉलोअर भी हैं, अगर आपका कंटेंट उतना अच्छा नहीं है तो वो नहीं चलेगा, लेकिन अगर फॉलोअर्स नहीं है, कंटेंट बहुत अच्छा है, तो बहुत वायरल जाएगा। सीख क्या मिली इस बीच? क्योंकि ऐसा तो नहीं कि हर समय प्रेज ही मिलता है, कभी कभार बहुत डाउनफॉल भी जाता है, कैसे हैंडल करते हैं? क्योंकि सिर्फ मतलब आप बाहर से हो सकते हैं कि जितना भी स्ट्रांग हो, कभी कभार सेटबैक्स भी आते हैं, इमोशनल सेटबैक्स भी आते हैं, लगता है कि चलो छोड़ ही देते हैं ये सब बकवास चीज़। बिल्कुल। इस तरीके का कुछ समय आया है आपके साथ? क्योंकि वो देश का धोनी जब हुआ था, शायद मैं अगर रिकॉल कर पा रहा हूँ, तो उस टाइम पे भी बहुत सारी नेगेटिविटी भी आया था। नेगेटिविटी भी आया था, अभी पिछले साल अक्टूबर में भी आया था, अभी भी आया था। तो बट सीख ये मिली कि ये नहीं समझना है कि मेरे में बहुत ज़्यादा टैलेंट था या मैं दूसरों से बहुत अच्छा था इसलिए मुझे मिल गया। तो थोड़ा सा ग्राउंडेड रहना है हमेशा कि और अटैचमेंट ज़्यादा नहीं रखना किसी चीज़ से। कि आज अगर आप ऊपर हैं तो आपका दिन अच्छा है, भगवान को धन्यवाद दीजिए, जगन्नाथ भगवान को धन्यवाद दीजिए। कल अगर आप उतना ऊपर नहीं भी होंगे तो उसको 2 तरीके देखने के, एक तो आप सैड हो जाए, डिप्रेस हो जाए कि यार मैं इतना ऊपर था, मैं टॉप पे था और आज मैं वो नहीं हूँ, आप डिप्रेशन में आ जाएंगे। दूसरा तरीका देखने का, करोड़ों लोग हैं भारत में, मैं उनमें से चुनिंदा भगवान ने एक चुना जिसको भगवान ने वो टाइम भी दिखा दिया, आई एम द लकी वन। तो एक सिचुएशन को देखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारा आपका पर्सपेक्टिव हो सकता है। आप क्या पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में देखते हैं उसको, या हर चीज़ को अपने ऊपर नेगेटिव देखते हैं, या फिर अपने ऊपर ओवर प्रेशर करते हैं। ओवर प्रेशराइज भी नहीं करना आपने। मतलब अगर आप देखेंगे कि कितने भारत में ऐसे लोग होंगे जिन्होंने वो चीज़ देखी होगी जो एक क्रिएटर ने देखी जो टॉप पे रह चुका है, तो बहुत अच्छा टाइम भी देखा है एंड वेरी थैंकफुल टू गॉड कि वो टाइम देखा है। एंड किसी भी चीज़ से ओवर अटैच नहीं करना कि मैंने इतनी मेहनत करके इतना बड़ा घर बना दिया, या मैंने मेहनत करी ये देखो 4 कारें खरीद ली, या महंगी मैं पहला ऐसा था कि ये इंडिया में ये कार लेके आया, या फिर पहला ऐसा ये नेकलेस देखो, घड़ी देखो 4 करोड़ की करते हैं। सर छूट जाएगा एक दिन। आज से पहले कितने बड़े बड़े राजा महाराजा आए जिन्होंने बड़े बड़े किले खड़े कर दिए, आज उस किले में क्या है, कबूतर रह रहे, जाले लगे हुए हैं। वो बादशाह थे कि पूरी धरती पे कब्जा कर देंगे, पूरी धरती को अपना कर बुला लेंगे, कौन किसने, सब चले जाना सर, छूट जाना। इस वजह से सवाल मैंने आपसे किया कि फ्रॉम ए क्रिएटर्स पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स भी अभी फिलहाल में यहाँ पे भी कुछ उस तरीके की वाक़यात हुए हैं जहाँ पे लोगों ने सुसाइड भी कमिट किया। हाँ, मैंने रिसेंटली आई गॉट टू नो या तो इस तरीके की भी चीज़ें होता है, क्योंकि एक वो आप ऊपर उठ जाते हैं जब एहसास होता है कि थोड़ा थोड़ा नीचे आप आ रहे हैं, या फिर आपको लोग उतना पसंद नहीं कर रहे हैं जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं। जी। तो फिर शायद उसके साथ आज के युवा वो पीरियड को टैकल नहीं कर पाते। सर एक छोटा सा वाक़या आपको बताता हूँ। जब आपके पास कुछ नहीं होता तो आपको लगता है जिसके पास साइकिल है उसकी लाइफ तो बड़ी मज़ेदार है, मैं तो पैदल जाता हूँ। जिसके पास साइकिल है उसको लगेगा यार स्कूटर होता तो मैं तो दिन भर पसीने में स्कूटर। जिसके पास स्कूटर है उसको लगेगा ये मारुति 800 होती तो फिर छत हो गई बारिश में। जिसके पास मारुति है उसको लगेगा मेरी लाइफ तो बहुत बेकार है, भगवान दुख ही दुख दिए हैं। जिसके पास होंडा सिटी है उसकी लाइफ एसी बढ़िया चलता है, गाने। जिसके पास होंडा है उसको BMW, जिसके पास BMW उसको रोल्स रॉयस, जिसके पास रोल्स रॉयस है उसको जहाज़ में जाना है, जिसको जो जहाज़ में जा रहा है उसको प्राइवेट चार्टर में जाना है।
सर ये ख़त्म ही नहीं होता। अच्छा, ये आप अपने डेथ बेड पे होंगे फिर भी आपको लगेगा ये रह गया, ये लाइफ में अचीव करना रह गया। तो ये कभी ख़त्म ही नहीं होता। ये ख़त्म तभी होगा जब आप मान लें कि जो दिया भगवान ने मैं संतुष्ट हूँ। तो संतुष्टि बहुत बड़ी चीज़ है, अगर आपको वही काम करते रहना है और संतोष के साथ भी काम करते रहना है। अपना काम आपने ईमानदारी से किया, 100% दिया, नहीं दिया, बाकी जो आपको मिला वो उसमें संतुष्ट रहना है। क्योंकि युवा जितने भी क्रिएटर्स हैं, आप आए हैं इसी वजह से हैं, उन लोगों को इंस्पायर करने के लिए या फिर उनको और एक राह में आगे का रास्ता दिखाने के लिए कैसे जा सकते हैं करके। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद इस बात को समझे, आज हम जो बातचीत कर रहे हैं इससे। आपके लाइफ में भी जब वो समय आया, ख़ास करके वही वाक़यात में फिर से दोहराना चाहूँगा, देश का धोनी के समय में शायद जो एक्सपेक्टेशंस था वो उस टाइम पे उतना पूरा होते हुए नहीं लगा, बाद में जाके लगा शायद कि हाँ ठीक है, मैंने जिस वजह से किया था वो पूरा हो रहा है अभी धीरे धीरे करके। उस टाइम पे कैसे टैकल किया? नींद होता था या नहीं? नहीं, नींद होता था सर, नींद तो मैं कर लेता हूँ पूरा। अच्छा नहीं, बट हाँ एक अलग चीज़ ट्राई की थी, काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया था उस प्रोजेक्ट पे। शुरू में बहुत अच्छा रिस्पांस भी आया, बीच में उतना अच्छा रिस्पांस फिर नहीं भी आया, एंड वी मेड 6 एपिसोड्स। तो जब लॉन्च हुआ तो पहले 4 अच्छे चले, एंड देन ऑब्वियसली होता है कोई भी सीरीज़ जब नई लॉन्च होती है तो ज़्यादा ट्रैक्शन होता है एंड देन इट डिक्लाइंस डाउन। बट ओवरऑल अगर देखेंगे तो जो स्टोरी टेलिंग थी, जो प्रोडक्शन था, जो एडिटिंग थी, हम जैसे डेली व्लॉग्स करते हैं तो डेली व्लॉग्स में क्या है कि क्या वो हुआ या नहीं हुआ, या स्टोरी पे रोना उतना मुझे आता नहीं था। तो एक वो था ड्रीम की उस लाइन में एंटर करके भी वो काम भी सीखें। तो उस प्रोजेक्ट को एडिटिंग में ही 4-5 महीने लग गए। तो मैं मुंबई जाता था हर हफ्ते, एडिटर के साथ बैठना, प्रोफेशनल एडिटिंग कैसी होती है, स्टोरी लाइन बनाना क्या होता है। जो हमारे एडिटर्स थे वो मतलब काफ़ी प्रोफेशनल एडिटर्स थे जो मूवीज़ में भी काम कर चुके हैं, तो उनके साथ बैठ के बहुत कुछ सीखा। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस ही रहा सर। तो वो लगता है कि वो जो किया मैंने ठीक ही किया, या लगता है कि नहीं करता तो भी अच्छा था? सर मैंने तो देखिए छोड़ रखा है भगवान पे, अब जो जैसा वो चला रहा है ना वो अच्छा ही चलाता है। जैसे जब माँ होती है तो उसका जब छोटा बच्चा होता है तो वो ज़िद करता है खिलौने के लिए, बट माँ को पता है कि क्या सही है और क्या सही नहीं है उसके लिए। कभी कभी वो रोता रहता है कि ये चाहिए, बट माँ कहती है नहीं, ये नहीं, तेरे लिए अच्छा नहीं है, फिर फ़ोन नहीं देखना, आंखें ख़राब हो जाएंगी। हमें लगता है माँ तो गुस्से वाली है, मेरे ऊपर ये मतलब ध्यान नहीं दे रही, लेकिन माँ को पता है कि अभी ये रोएगा लेकिन इसके लिए अच्छा यही है। तो उसी तरीके से हमने छोड़ रखा भगवान ने। भगवान अगर बहुत मेहनत करी, आपने दिल लगा दिया किसी प्रोजेक्ट में और वो नहीं चला, तो उसमें कुछ मंगल विधान ही होगा। भगवान ने सोचा होगा कि भाई इससे तेरे को वो चीज़ नहीं मिलेगी, तेरे फ्यूचर में कोई बहुत कुछ अच्छा रखा हुआ तेरे लिए देने के लिए। लेट मी कार्व योर पाथ कि तुझे कहाँ जाना है। तू गलत डिसीजन ले लेगा पर तू मेरे पे छोड़ दे, मैं सही डिसीजन लूँगा। ज़्यादा प्राउड किस में फील होता है जब सोचते हैं एकांत में कभी अपने बारे में, अपनी लाइफ को थोड़ा पीछे जाके देखते हैं, फ्लाइंग करते हुए, बॉडी बिल्डिंग करते हुए, या अभी जो ज़िंदगी आप जी रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं बहुत सारे चीज़। अभी जो ज़िंदगी जी रहे हैं उसमें प्राउड नहीं, बट और घर वाले ज़्यादा प्राइड किस में लेते हैं? सर घर वाले तो सबसे बड़ी प्राइड उनको थी कि लड़के ने आईटी निकाल लिया। वो बहुत खुश थे क्योंकि वो एक ऐसा पहला गोल था जो मैंने सेट किया था अपने लिए और अचीव किया था। तो दे वर वेरी हैप्पी एट दैट पॉइंट। आई स्टिल रिमेंबर कि जब मेरा रिज़ल्ट आया था, तो अब ये तो हो गया था कि जब कॉलेज में जाते हैं तो घर से बाहर जाना होता है बच्चे को, घर पे तो रह नहीं सकता है, हॉस्टल में जाएगा कहीं जाएगा। तो जब रिज़ल्ट आया तो हम तो खुश थे, हमें तो ऐसा कुछ मज़े आएंगे, हमको तो एंजॉय करनी है हॉस्टल लाइफ भी, हमें तो मज़े होते हैं। तो मम्मा किचन में बना रही थी रोटी, तो चूड़ी पहनती ना मम्मा, रोटी बेलते हुए तो आवाज़ आती है, तो साथ साथ तो आंसू की भी आवाज़ आ रही थी। मैं जाके देखा क्या कर रहा है, तो वो रो रही थी रोटी बनाते उस दिन। तो वो दिन मुझे कभी नहीं भूलता। इमोशनल्स होते हैं ना मदर, तो वो ऐसा कह लीजिए कि पहला एक ऐसा अचीवमेंट था जहाँ पे सब लोग बहुत खुश थे घर पे। ज़िंदगी ने एक करवट लिया, आपको लगता है कि कभी सोचा नहीं था यहाँ पे जो अभी कर रहा हूँ, ब्लॉगिंग, सोशल मीडिया में अपना प्रेजेंस रखना, लोगों को अवेयर करना, अभी तो प्रोडक्ट्स भी लंच कुछ प्रोडक्ट्स भी मैं देख रहा था जी। तो वो को फाउंडर बन के या फाउंडर बन के और ज़्यादा प्राइड आता है कि कुछ कर पा रहा हूँ, शायद वो भी करना था। हाँ सर, मतलब अभी तो शुरू किया है, 1 साल हुआ है। अब
ये चीज़ मैंने थोड़ी अपनी लाइफ से बाहर निकाल दी है कि मुझे इस चीज़ पे आज, मतलब अगर आप मुझसे आज से 1-1.5 साल पहले इंटरव्यू लेते तो मैं आपको 10 चीज़ें गिनाता, मुझे इस पे बहुत प्राउड है। अच्छा। बट अब मैं उसको ऐसा नहीं गिनता कि मुझे इस पे प्राउड है। आई थिंक वो प्राउड बहुत जल्दी खुद के अहंकार में बदल जाता है, और वो फिर सही नहीं रहता एक इंसान के लिए, क्योंकि मैंने देखा कि जो मैंने अचीव किया, जैसे व्लॉगिंग मैंने की है, जब व्हेन आई गो बैक एंड लुक एट इट, मुझे लगता है यार इससे ज़्यादा टैलेंटेड तो कितने ज़्यादा लोग हैं, मतलब, और भगवान ने मुझे ये सक्सेस या क्यों दिया, तो आई एम नॉट एबल टू फाइंड एनी आंसर। सो आई थिंक प्राइड शब्द निकाल दिया है लाइफ से अब मैंने। अब जो भी है सबको एक लेवल फील्ड में देखता हूँ, तो आई थिंक उसी से ये पॉसिबल हो पाता है। जैसे बोलते हैं ना कि यार जब बहुत ज़्यादा खुशी मिले या बहुत ज़्यादा सक्सेस मिले तो ज़्यादा बहुत खुश भी नहीं रहना, और दुख में भी ज़्यादा दुख। जैसे आपने कहा कि अभी कुछ दिन पहले इंसिडेंट हुआ था, देयर वाज समवन हु लॉस्ट सो मेनी फॉलोअर्स एंड देन दे हैड टू टेक सम ड्रास्टिक स्टेप। तो क्यों करना, क्योंकि दुख में भी अपने आप को यहाँ मत ले जाओ और खुशी में भी यहाँ मत ले जाओ, क्योंकि शुरुआत तो स्क्रैच से ही हुआ था। और एक समान अगर आप रहेंगे तो लाइफ में बहुत लेवल हेडेड रहेंगे और अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे। वो सेंस ऑफ प्राइड आपको लगता है कि बाद में जाके थोड़ा अहंकार में तब्दील हो ही जाता है? हो जाता है सर, हो जाता है। जिंदगी में सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या लगा? IIT क्रैक करना, या बाद में जाके जो स्टेप्स में जो चीज़ें आपने किया, अपने बॉडी को बनाना, लोगों को अवेयर करना, या फिर आज जो ब्लॉगिंग और इन्फ्लुएंसर, ये सारी जो चीज़ें हैं? सर लाइफ में देखिए चैलेंज के हिसाब से आप लेते हैं क्या चीज़ों को? हाँ, चैलेंज लेते था मैं कि यार चैलेंज के लीजिए, एक नेक्स्ट गोल ले लीजिए, क्योंकि आप देखिए इंसान कभी भी सेटिस्फाइड तो रहता नहीं। अगर आपने ये गोल अचीव कर लिया, जब तक आप वो नहीं अचीव करते, वो जर्नी बड़ी ब्यूटीफुल रहती है। वो जर्नी के अप्स एंड डाउन्स, हल्का सा सक्सेस, खुशी, नीचे गया, डाउन, जब आप पहुंच जाते हैं फिर आपको समझ में आता है कि क्या करना है ना। इट्स लाइक कि जब हम डाइटिंग करते हैं तो कुछ नहीं खाया 2 महीने तक, एंड देन यू आर क्रेविंग फॉर दैट 1 पीस ऑफ केक, बट व्हेन यू हैव दैट 1 पीस ऑफ केक, आपको लगता है अच्छा यही था क्या, मतलब इससे और ऊपर का सुख क्या है, वो चाहिए मुझे। फिर आप देन यू सेट द नेक्स्ट गोल, फिर वो मिल जाता है, नहीं संतुष्टि नहीं हुई, और ऊपर का नेक्स्ट गोल। तो ये मैंने भी रिसेंटली कुछ लोगों से बात करके जाना कि वो नेक्स्ट की और सुख वो कभी ख़त्म ही नहीं होता। नशा हो जाता है वो एक। नशा छोड़िए, नशा कह लीजिए, यू नेवर अटेन कि अल्टीमेट सुख या अल्टीमेट प्लेजर, वो कभी आपको नहीं होता। वो आप है ही नहीं सर, वो है ही नहीं। मतलब आप सोचिए ना, जिसके पास 1000 करोड़ रुपया है वो उसको 1000 को 2000 बनाने में लगा हुआ है, जिसके पास 5000 है वो 5 को 10 करने में लगा हुआ है। सब लोग लगे हुए हैं किसी ना किसी चीज़ में। किसी को वो है कि अब मेरा हो गया, अब मेरे पास है जो मुझे चाहिए था। मुझे आप एक बंदा ऐसा ढूंढ के दिखा दो जो बोले कि अब मुझे और मिल गया जो मुझे चाहिए था। देयर इज़ नो वन। अच्छा, ओवरनाइट सक्सेस मिल जाता है क्या? आजकल के बहुत युवा, उनको लगता है कि शायद सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है, खुला डुल्ला, मैं भी अपना हाथ आजमा सकता हूँ उसमें, और सक्सेस भी ओवरनाइट, शायद फॉलोअर्स भी बढ़ जाएंगे। हाँ, इट डिपेंड्स व्हाट्स योर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। अगर आप सोचते हैं कि मेरी एक रील अगर 5 मिलियन पहुंच जाए तो मेरे लिए सक्सेस है वो, तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। लेकिन जब किसी की एक रील 5 मिलियन पहुंच जाती है और उसको सब लोग जानने लगते हैं, और 2 महीने बाद ऐसा होता है कि 2 महीने बाद उसको कोई नहीं जानता, फिर उसको लगता है यार मैं तो, वो हाई मिलता है ना 5 मिलियन से, फिर वो एकदम से चला जाता है। एंड देन यू गो इनटू कि यार अब मुझे कोई नहीं जानता, अब मैं क्या करूं। वो चीज़ बहुत ज़्यादा होने लगी अब सोशल मीडिया में, क्योंकि पहले एक स्लो एंड स्टेडी ग्राफ होता था, अब वो ऐसे स्पाइक आ जाता है कि, और प्रेशर आ जाता है कि अब 5 मिलियन हो गए, सब लोग जानते हैं, और नेक्स्ट अब एटलीस्ट 4.5 तो जाए या उतना ही तो रहे। तो वो बहुत प्रेशर ले लेते हैं लोग अपने आप पे। तो कैसे मेंटेन करना है उसको? सर उसको लेवल हेडेड होकर मेंटेन करना है। मतलब आप अगर नहीं गए तो नहीं गया, इट इज़ टेक इट एज कि दैट इज़ लाइफ। होगा वैसा, आप मान के चलिए कि आज आप यहाँ पे हैं तो कल आप यहाँ पे हो सकते हैं। अगर आप ये मान के नहीं चलेंगे तो बहुत दुख होगा आपको। डाइट और फूड को लेके जब आप बोलते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं और इंस्पायर भी होते हैं उस चीज़ों को लेके, अवेयरनेस भी बढ़ता है उसको लेके, और खास करके जो लोग वर्कआउट करते हैं या फिर बॉडी बिल्डिंग फील्ड में हैं उन लोगों को लेके। आप क्योंकि वो करते हैं, आपको लगता है कि कितने लोग आपसे वो सीख रहे हैं और एक्चुअल में अपनी लाइफ में उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं? क्योंकि लोग देख तो लेते हैं और 10 मिनट के लिए वो दिमाग में रहता है, या फिर 1 दिन के लिए लेता है कि हाँ फ्लाइंग विश ने ये बोला था तो मैं ये कर लूँगा भाई, ये नहीं खाऊंगा जी।
लेकिन फिर बाद में जाके हम देखते हैं कि 2-4 दिन के बाद वो भूल भी जाते हैं। जी। तो आपको लगता है कि वो सीरियसली लोग कितना लेते हैं और एक्चुअल में अपने ज़िंदगी में उसको एग्जीक्यूट कितने लोग करते हैं? आपको क्या लगता है फ्रॉम ए क्रिएटर्स पॉइंट ऑफ व्यू? बहुत कम करते हैं और सबसे हार्ड पार्ट सर वही है, एग्जीक्यूशन करना ही हार्ड पार्ट है। आइडिया देना या बताना, जो मैं बता रहा हूँ वो तो हज़ार लोग बता रहे हैं। अब मैं तो कहता हूँ कि डाइट फॉलो करने में ऐसा भी नहीं है सर, बेसिक तो सबको पता है ना कि यार कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा नहीं पीनी, मैगी ज़्यादा नहीं खानी, रसगुल्ले ज़्यादा नहीं खाने, एंजॉय करिए ज़्यादा नहीं इसके लिए आपको किसी क्रिएटर को या कोई किताब या कोई कोर्स खरीदने की ज़रूरत थोड़ी ना है। वो पता ही है आपको पता है शराब से नुकसान होता है, आपको पता है सिगरेट हानिकारक है, पता है ना। उसके लिए आप कोई पैसा दे के कोई यूट्यूब चैनल थोड़ा ना देखेंगे। तो एग्जीक्यूशन तो आपको ही करना है। और वहीं सर 99.9% लोग फेल होते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन पे, सेल्फ एग्जीक्यूशन पे। अब मैं रिसेंटली एक पोस्ट पढ़ रहा था, उसमें एक बंदे ने कहा कि मैंने एक प्रोफेशनल कोच हायर किया और मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ उससे, मैंने 6 महीने तक उसको लिया। कहता लेकिन उस कोच ने मुझे कुछ बहुत 30 मार चीज़ नहीं सिखाई। उसने खाली ये सिखाया कि थोड़ा थोड़ा डाइट में प्रोटीन ज़्यादा लेना है और मैं बहुत ज़्यादा खाता हूँ, थोड़ा कम खाना है, पोर्शंस में खाना है। ये कोई नई चीज़ है? नहीं, ये सबको पता है। कहता उसने बस क्या किया, दैट कोच यूज्ड टू कीप एन आई ऑन मी। हाँ, वो देखता था, इंश्योर करता था। और आपको जब पता है, जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और जब आप एक टीचर के अंडर स्टडी कर रहे हैं, टीचर क्या होगा, हर हफ्ते क्लास लेगा, दिखा भाई क्या पढ़ के आया है, क्यों नहीं पढ़ रहा है, कहाँ है तेरा ध्यान, ठीक से क्यों नहीं कर रहा। तो डर रहता है कि क्लास में जाऊँगा तो कॉपी चेक हो जाएगी, काम करके जाता हूँ। जब कोई टीचर ही नहीं होगा तो कोई डर नहीं होगा, साल भर मस्ती कर रहे हैं, एग्ज़ाम आ गया फिर हालत ख़राब, क्या करें, वो फेल हो जाते हैं। लोग उल्टा ही क्यों करते हैं? जैसे आपने बोला कि शराब नहीं पीना है, सिगरेट नहीं पीना है, मैगी ज़्यादा नहीं खाना है, कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा नहीं पीना है, उसमें बहुत शुगर इनटेक होता है, ये सारी चीज़ जितना भी आप बोल लो, लेकिन सोसाइटी तो अलग ही करता है कुछ। क्यों? हम उतना एजुकेटेड है नहीं, या हमारे अंदर वो है, या फिर हम हैपेजर्डली ले जाते हैं कि हाँ ठीक है। वो एजुकेटेड तो बहुत हैं। जैसे सोशल मीडिया में आप देखें तो मुझे लगता है एक कोटा होता है दिन का, सब लोग पूरा करते हैं। सबका है कि 500 रील दिन की देखनी है तो उसमें एजुकेशन भी तो देखिए, अगर आप 100 एंटरटेनमेंट की तो 100 एजुकेशन की भी आई जाती है। सो यू आर गेटिंग एजुकेटेड एवरी डे, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। आई थिंक इट इज़ सेल्फ डिसिप्लिन, वो बहुत वीक हो गया लोगों का। तो उड़ीसा के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि आप यहाँ आए हैं और खाने की जिक्र हुआ है, तो हाँ। क्या खाए और क्या मैंने एक चीज़ खाई थी, वो क्या खाया था हमने? छेनापोड़ा। हाँ, मैंने हाफ। आपने ट्राई किया? मैंने हाफ लिया, मैंने कहा फुल नहीं खाऊंगा, हाफ थोड़ा सा मैंने ट्राई किया। अच्छा, कैसा लगा? अच्छा था, बढ़िया था। और बाकी उड़ीसा में जब भी आए हैं, क्या खाना पसंद है आपको? आई थिंक यहाँ पे एक्सप्लोर किया है? हाँ, मतलब काफ़ी टाइम बाद आया हूँ मैं। हाँ। जब पुरी गए थे तो वहाँ पे भोग प्रसाद ही पाया था भगवान का, गुंडीचा मंदिर में गए थे पिछली बार। वो बहुत सर, वो खाना ऐसा था कि मतलब सिंपल खाना, खिचड़ी और चावल और सब्जी और भिंडी, बट ऐसा पाया लग रहा है, मतलब तृप्त हो गया। वो स्वाद अभी भी ऐसा है। वो कैसे बनता है, उसका पूरा प्रोसीजर? हाँ, मतलब वो देखा तो नहीं, बट जब जो लोग सेवा में जा रहे थे भगवान को प्रसाद भोग लगवाने, तो टांग के यहाँ पे, और वो देखा मैंने, बट किचन में अंदर नहीं गए, अलाउड नहीं था। बट एक बड़ा सा हांडी होता है। हाँ, और सब कुछ में, हाँ, और सबसे पहले ऊपर वाला पकता है और मिट्टी के बर्तन में पूरा पकता है। बहुत, वो तो मज़ेदार है। हाँ। उस दाल के बारे में शायद जिक्र भी हुआ था, किसी ने, कोई मुझे एकदम से याद नहीं, कोई एक बहुत बड़े सेफ थे, उन्होंने ही बताया था कि पूरी में जो वो दाल बनता है या वो जो खिचड़ी बनता है, वो रेसिपी इटसेल्फ में बहुत आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ है। और वो हाथ से ही सर्व कर रहे थे, और मैंने देखा, हम जब बैठे थे तो वहीं हम बैठे थे, वहीं सर्व हो रहा था, और घंटे भर तक जो भी आ रहा था उसको सर्व कर रहे थे। वो गर्म ही था तब 1 घंटे तक, और वो जो सर्व कर रहे थे वो हाथ से गर्म। मैंने कहा हाथ, हमारा खाने में मुँह जल रहा है, इनका सर्व करने में हाथ कैसे नहीं जल रहा है। बट बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। अच्छा, ये थाला वाला कनेक्शन के बारे में थोड़ा बताइए ना। जी। मिलना अभी शायद मिले थे, एक कोई आया नहीं, वो काफ़ी टाइम हो गया उसको। अच्छा, हाँ, काफ़ी टाइम हो गया उनको उस चीज़ को। तो वो है इस बार आईपीएल में देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं? इस बार फॉलो कर रहे हैं सर। इस बार तो थोड़ा डाउन सा जा रहा है, 10वें नंबर पे है, तो थोड़ा सा दुख तो होता है, बट ठीक है, गेम है। आपको लगता है अगले वाले सीजन में उतरेंगे फिर से? पता नहीं सर, वो तो पता नहीं कब क्या करते, पता नहीं लेकिन वो एक है, मतलब। बट आई थिंक ही इज लुकिंग लास्ट सीजन से ज़्यादा इस सीजन में फिट दिख रहे हैं। अब अंदर से क्या है वो तो उनका जो फिजियो है वही जानेंगे, बट
देखने वाइज तो मुझे ज़्यादा फिट लग रहे हैं। क्योंकि एक बार मिले हैं आप उनसे, हाँ, क्या मिला क्या हूँ। लगता है, मतलब किस तरीके से वो अपने आप को, क्योंकि वो बिल्कुल पूरे एक साल खेलते नहीं है, 10 महीने तो जी, खेलते जी, ही जी, नहीं जी, है, जी, सिर्फ आईपीएल में उतरते हैं। अपने हाँ। आप को मोटिवेटेड रखना और फिट रखना उस मतलब आईपीएल के लिहाज से जो कंपटीशन वहाँ पे है, हाँ क्या क्या मोटिवेट करता होगा उनको? सर, मुझे आप दीजिए 100 करोड़ रुपये, मैं भी मोटिवेट होकर रहूँगा फिट। अच्छा, आप बोले पैसे के बारे में। बट दैट इज़ वन एस्पेक्ट आई थिंक, जो 18 साल से, बट ही हैज बीन इंस्पायरिंग, मतलब नहीं मैं कह रहा हूँ 18 साल से एक फ्रेंचाइजी से जो कनेक्टेड हैं आप, तो एक तो वो चीज़ भी हो गई। एंड मतलब बहुत रेयर होता है कि आप साउथ के एक स्टेट में जाएं और वहाँ की ऑडियंस को ऐसा बांध दें और वो आपको अपना ही माने, बिकॉज यू आर कमिंग फ्रॉम रांची। वो वहाँ से आप चेन्नई जा रहे हैं, एंड एवरी पर्सन इन तमिलनाडु, अब उनका है कि थाला इज़ तो CSK, तो थाला नाम भी देना, किसी ऐसे वैसे बंदे को थाला नाम नहीं दिया जाता वहाँ पे। तो वो जो कनेक्शन है उन्होंने बिल्ड किया है, वो तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा लेजेंडरी है वो। एंड फिर जब आप इतने सालों से एक फ्रेंचाइजी के लिए होते हैं तो सर आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। सो वो दोनों साइड से एक कनेक्शन बन जाता है, वो चीज़ें भी हैं। बट आई थिंक अगर मैं गेम की बात करूँ तो CSK इज़ ऑल्सो स्ट्रगलिंग टू फाइंड द नेक्स्ट कैप्टन या फिर नेक्स्ट स्टार, तो वो चीज़ भी डेफिनेटली है। एक ट्रांसफॉर्मेशन भी देख रहे हैं आप, आगे चल के होगा ही होगा। हाँ, आई थिंक वो हर टीम ओनर को अगर आप देखें वो दिखता ही है कि नेक्स्ट कौन। जैसे मुंबई इंडियंस में जब रोहित के बाद इनको हार्दिक को लाए, तो दे वर लुकिंग एट आगे के 5-6 साल, क्योंकि फ्रेंचाइजी को आगे जाना ही जाना है ना। इंडिविजुअल ने जर्नी यहाँ तक करा दी, उसके आगे की जर्नी तो नया इंडिविजुअल को लेके आएगा। तो फ्लैग बेयर है सचिन, मुंबई पहले सचिन थे मुंबई इंडियंस में, फिर तो आगे जाता ही जाता। तो हर टीम में ऐसा होता है। तो आई थिंक CSK का वो भी थोड़ा इशू रहा है कि थाला के बाद वो फ्लैग कौन आगे लेके चलेगा, दैट इज़ द प्रॉब्लम फॉर देम, और वो उनको भी मिल नहीं रहा है। नहीं, आप कितने बड़े फैन हैं? वो थाला फॉर ए रीजन वाले फैन हैं? हाँ सर, मतलब मोर देन क्रिकेट अगर मैं बोलूँ, क्रिकेट तो देखिए एक अलग चीज़ होगी। क्रिकेट में तो आई लव सचिन सर ऑल्सो एंड विराट भाई, रोहित भाई। क्रिकेट और गेम मैं खुद भी खेलता, तो मैं इन सब का फ़ैन हूँ। ऑब्वियसली धोनी जो खेलते थे, धोनी सर, तो स्पेशल फ़ैन उनका इसलिए था कि वो थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स क्रिकेट खेलते थे, क्योंकि हम लोग से भी वो क्लासिक, जैसे सचिन की मुकाबला तो हम नहीं कर सकते, लेकिन वो धोनी सर के शॉट्स होते थे कि ऐसे मार दिया, बॉटम हैंड लगा दिया। तो वो कनेक्शन वहाँ से आता था कि यार हम भी तो ऐसा ही खेलते हैं, हम भी तो आड़ा ही मारते हैं, सीधा बल्ला तो हमारा भी नहीं आता, और ये अगर बंदा अगर आड़ा मार के अगर वहाँ तक पहुँच गया तो शायद हम भी। तो वो कनेक्शन शुरू वहाँ से हुआ था कि यार ये कैसा बंदा है, और अनऑर्थोडॉक्स थिंकिंग। और मेनली क्रिकेट के अलावा जो मैं सबसे ज़्यादा इम्प्रेस उनसे था कि यार 360 डिग्री अवेयरनेस, स्मार्टनेस, सिचुएशनल अवेयरनेस, स्पीड ऑफ थिंकिंग। वो गेम से एक बॉल आगे चलते हैं। अगर 10वें ओवर की दूसरी बॉल डल रही है ना, तो वो तीसरी बॉल के बारे में पहले सोच लेंगे कि तीसरी बॉल कहाँ डालूंगा, ये बंदा कैसा खेल रहा है। तो मुझे वो चीज़ बड़ी पसंद थी उनके बारे में, और वो आई थिंक काफ़ी कुछ सीखा मैंने उनसे कि यार अवेयर कैसे रहते हैं अपनी सिचुएशन के बारे में, और थोड़ा सा बाकी लोगों से एक कदम आगे कैसे सोचना है। वो चीज़ से मैं काफ़ी, जो पहला वाला पाकिस्तान के अगेंस्ट में 148 समथिंग, 148 और एक 183 पाकिस्तान के खिलाफ मारा था विशाखापट्टनम में, और एक श्रीलंका के खिलाफ मारा था 183 जयपुर में। क्या इनिंग्स था। हाँ, मतलब वो लगता था ना एक कोई आया है इंटरनेशनल से, और मतलब समवन न्यू, लॉन्ग हेयर, बोले भी बोलते नहीं वो चीज़। ये शार्क टैंक वाला एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? शार्क टैंक में अच्छा एक्सपीरियंस था। हाँ, मतलब जब गए वहाँ पे तो एवरीबडी वाज लाइक यार आपको तो मिल ही जाएगी फंडिंग, थोड़ा सा लोगों ने ऐसे पंप कर दिया था। बट वहाँ गए तो थोड़ा कुछ अलग ही सीन हो गया। नहीं, सब पहचानते भी थे। हाँ, सब पहचानते थे। मतलब वो तो ऑब्वियसली जब मैं गया तो काफ़ी लोगों ने बोला भी कि हम आपके देखते हैं वीडियोस, काफ़ी अच्छा लगता है। आई सेड थैंक यू सो मच, एंड देन इट स्टार्टेड। प्रेशर रहता है क्या वहाँ पे जाके जब आप पिच करते हैं अपना प्रोडक्ट? हाँ, थोड़ा बहुत प्रेशर हो भी जाता है कि यार कुछ ऐसा पूछ लिया जो शायद नहीं पता था या नहीं प्रिपेयर करके गए थे, तो थोड़ा बहुत प्रेशर हो भी जाता है, बट इतना भी नहीं होता। मतलब अब तो सर इसी इंडस्ट्री में वी हैव फेस्ड द कैमरा 1000 टाइम्स, हमें पता है कि सिचुएशन पलटनी भी कैसे है, तो इतना तो आइडिया हो जाता है। तो लोग पूछते हैं कि ये यूट्यूब और सोशल मीडिया में आने के लिए कब सोचा था आपने और क्यों सोचा? सर ये अपने आप हो गया, मैंने कभी सोचा नहीं था। जैसे आज की डेट में तो ऐसा लोगों को पता है कि
यू कैन अर्न एंड इट्स अ करियर, तो लोग आते हैं सोच के। उस समय तो कुछ ऐसा पता ही नहीं था ना कि करियर भी होता है, कि कमा भी सकते हैं इससे। तो आ गए थे बस ऐसे, किसी ने कैमरा चालू कर दिया और बोला कि इसको डाल दो, बिना एडिटिंग भी नहीं, कुछ नहीं आता था, बस ऐसे ही आ गए थे। भगवान ने एक रास्ता बना दिया, वहाँ चल पड़े बस। चलते चलते खुद ही फिर सीखा, खुद ही किया और खुद ही। और एक सवाल है कि कभी लगा है कि ये सब मैं क्विट कर लेता हूँ? नहीं, काफ़ी बार लगा। मतलब जब शुरू किया था तब लगता था कि एक भी अगर प्रोडक्ट प्रमोशन किया तो लोग बोलते थे भाई यार ये तो प्रोडक्ट तो पैसा कमाने आया खाली, लगता था। फिर तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हल्की हल्की हुई। फिर एक बार जब डिवोर्स वाली रूमर्स काफ़ी फैल गई थी तो तब भी लगा कि यार ये तो फिर छोड़ देना चाहिए। मतलब क्या है इतना ज़्यादा, अगर प्लेटफॉर्म ही थोड़ा अभी, लेकिन ज़्यादा हो गया ये, पहले उतना नहीं होता था। जब हमने स्टार्ट किया था 3-4 साल तक ठीक था। बट एक चीज़ ये भी होती है कि जब आप, एंड दिस इज़ आई थिंक विद इंडियन सोसाइटी ज़्यादा होता है हमारे यहाँ, कि जब आप नया ग्रो करना स्टार्ट करते हैं तो लोग आपको बहुत बैक करते हैं, बिकॉज आप अंडरडॉग होते हैं। अच्छा। तो मेरे जब 3-4 मिलियन तक था तो बहुत अलग लेवल का सपोर्ट था कि अंडरडॉग है, नीचे से उठ रहा है, इसको बैक करो उठाओ। एंड हम में से एक है। फिर जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हैं तो लगता है हम में से एक नहीं है, तो ऊपर पहुंच गए। तो आप देखेंगे सबके साथ होता है। विराट ने क्लैरिफिकेशन भी दिया था अपने सोशल मीडिया में, शायद कहीं पे किसी उनके हैंडल से कोई एक लाइक चला गया था ऐसा कुछ करके। क्लैरिफिकेशन देना ज़रूरी है आज के, क्योंकि आप कितने क्लैरिफाई करेंगे? लोग तो बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में बोलते हैं, उटपटांग चीज़ें भी बोलते हैं। फ्रॉम ए creator's point of view who is very popular on social media और somebody like विराट कोहली, उनके रेंज में अगर सर बताएं इसमें क्या होता है, आप क्लैरिफिकेशन चाहे ना भी दीजिए, ठीक है ना, आप किसको क्लैरिफाई करते रहेंगे। बट आजकल क्या हो गया है कि बहुत सारे ऐसे हैंडल्स हैं, चाहे इंस्टाग्राम पे हो या ट्विटर पे हो, या फिर जब ऑफिशियल मीडिया भी ये सब रूमर्स, सबसे बड़ी दुखद बात यह है इस देश में कि एक, जब मेरा डिवोर्स केस हुआ था तो नेशनल मीडिया है, अब नाम नहीं लूँगा किसी का, तो उन्होंने बस कहीं से रूमर पकड़ के उसको न्यूज़ चला दी। अब एक बंदा जो एक सोशल मीडिया से उतना वाकिफ़ नहीं है या फिर एक नया उस प्लेटफॉर्म पे आया है, उसको अभी क्या है कि टीवी पे जो आ रहा है और जो बड़ा न्यूज़ मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो तो सच ही होगा। जब न्यूज़ मीडिया ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से इतने स्लिपरी स्लोप पे ऑपरेट कर रहा है, देन यू हैव नो चॉइस टू लेफ्ट एंड, मतलब कि आपको फिर आके क्लैरिफिकेशन देना ही पड़ेगा। मतलब अब मीडिया मेरे ऊपर न्यूज़ चला रही थी कि ये तो होटल में रंगे हाथों पकड़े गए एंड दिस एंड ऑल, कहाँ से। और कोई एक प्लेटफॉर्म है ना इंस्टा रेडिफ करके, रेडिट, वहाँ पे तो रूमर, वो तो दैट्स अ इंस्टा सेलेब गॉसिप, द नेम इटसेल्फ मतलब डिनोट्स कि इट्स अ गॉसिप प्लेटफॉर्म, एंड द मीडिया is picking up news from a gossip platform and running it on their channels। तो फिर जब मीडिया ही अपने दायित्व को नहीं समझ रही, जो कि चौथा स्तंभ है डेमोक्रेसी का, तो फिर तो सर कुछ देखिए, वही एक सवाल भी था, मैं अभी आपने जवाब तो दे ही दिया कि जब फैमिली को लेके बात आता है और इस तरीके से बात को फैलाया जाता है तो कैसे रिस्पॉन्ड होता है और घर में कैसे रिस्पॉन्ड होता है? कि माहौल तो बहुत, मतलब वो टाइम पे आप कितने, मैं जैसे पूछा कि कितने लोगों को आप क्लैरिफाई करेंगे? कितने लोगों को क्लैरिफाई कर देंगे? हाँ, अभी भी बहुत लोगों को लगता है कि मतलब हो सकता है। और बात देखिए होता क्या है, जब एक ट्विटर पे 50 हैंडल्स पिकअप दैट न्यूज़ और 50 टॉप मीडिया पिकअप दैट न्यूज़ एंड एवरीबडी हैज़ ब्लू टिक, तो हो सकता है बहुत लोग मुझे एक्टिवली फॉलो ना करते हो, कभी एक वीडियो देखा हो, जानते हैं कौन फ्लाइंग बीस्ट है, लेकिन अभी मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, अभी पिछले के 5 वीडियोज़ नहीं देखे हो, पता है 2019 में देखा था या 2020 में देखा था, किसी न्यूज़ में पढ़ लिया। अब वो किसी एक न्यूज़ चैनल को फॉलो करते हैं, उनको वो नाम तो ख़राब कर दिया उन्होंने आपका। अब चाहे मैं कितनी भी क्लैरिफिकेशन दे दूँ अपने चैनल पे, वो उस तक पहुँचे ना पहुँचे, तो ऐसा हुआ कि बहुत लोगों तक वो उल्टी सीधी न्यूज़ पहुँच गई। वो आज भी सोचते हैं कि शायद इसने कुछ ऐसा किया हो या फिर अपने डिवोर्स की फेक न्यूज़ या PR न्यूज़ चलाई हो। अभी तक लोगों को कन्फ्यूजन है। तो जब वो न्यूज़ डिसिपेट हुई 50 लोगों से, वो क्लैरिफिकेशन तो 50 लोगों से डिसिपेट नहीं हुआ ना, क्लैरिफिकेशन तो आपने ही दिया ना, तो वो इम्बैलेंस तो रह जाता है। बट सर जो करता है भगवान अच्छा करता है, इट इज़ फॉर अ रीज़न। जैसे बोलते हैं कि जो आपकी निंदा करते हैं ना, उनको हमेशा प्रणाम करना चाहिए, और जो आपकी तारीफ़ करते हैं उनके सामने कान बंद कर देने चाहिए, क्योंकि जो निंदा कर रहा है वो निंदा करके आपके पाप कर्म ख़त्म करता जा रहा है।
और वो बहुत सरल तरीका है आपके पाप कर्मों को ख़त्म करने का, जो आपने पता नहीं कितने जन्मों से अपने पाप इकट्ठे कर रखे हैं। और जो आपकी तारीफ़ कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है, वो आपके अहंकार को बढ़ा रहा है। तो अहंकार नहीं बढ़ने देना अपना, उसके सामने कान बंद कर लीजिए आप। बहुत सही बात बोला है तनेजा साहब ने। उम्मीद करते हैं कि लोग इसको दिमाग में लेके चलेंगे। कभी लगता है कि कोई एक मोमेंट था जो लाइफ चेंजिंग था आपको, और वो मोमेंट आज भी याद है आपको, और सबसे बड़ा फ़ैन मोमेंट अब तक क्या हुआ है? सर फ़ैन मोमेंट तो हुए हैं काफ़ी सारे, मतलब बहुत सारे हुए हैं ऐसे तो, बट लाइफ चेंजिंग मोमेंट अब मेरे साथ एक बहुत पर्सनल लाइफ चेंजिंग मोमेंट हुआ है, वो मैंने कहीं शेयर नहीं किया और करना भी नहीं चाहूँगा, तो मैं उसको पर्सनली रखूँगा। एंड फ़ैन मोमेंट्स तो काफ़ी हुए हैं, मतलब एक बार कहीं चले गए थे, अरे सर नोएडा मेट्रो स्टेशन में होगा था ना वो, फिर एक बार ऐसे ही कहीं चले गए थे, वहाँ पे भी पुलिस आ गई थी। ये सब चीज़ें तो काफ़ी हुई हैं जो मतलब एक याद रहती कि हाँ ये चीज़ें हो गई थी, आगे से नहीं करना है, ध्यान रखना है। तो सब चीज़ें भी काफ़ी हुई हैं, बट लाइफ हैज़ बीन फुल ऑफ रोलर कोस्टर्स, बट आई एम सुपर हैप्पी वेयर आई एम राइट नाउ। बहुत ज़्यादा अब मन में ठहराव है, एक जो असली लक्ष्य है जीवन का, मुझे लगता है वो प्राप्त कर लिया हमने। प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं आप? जितनी बन पाती है सर, जितना हो, थोड़ी बहुत हो जाती है तो हो जाती है। अच्छा, लगता है कि भगवान के चरणों में है ध्यान, मतलब आपको देख के भी लगता है कि आप? वो तो सर भगवान की कृपा होती है। या अपने आप से बात करते हैं बहुत समय पे जब एकांत में होते हैं, कहाँ गलत हुआ, कहाँ सही हुआ? अब सर मैं ना अपने आप से बात करता हूँ ना किसी से बात करता हूँ, मैंने भगवान पे छोड़ रखा है। वो बोलते ना, जोई जोई प्यारो करे सोई मोए भावे, एक श्री 84 जी का पहला पद है। जोई जोई प्यारो करे, जैसा जैसा भगवान करेगा मुझे वही पसंद है। तो जब भगवान की शरणागति हो गई तो फिर खुद का क्या सोचना। आपका गो टू फूड कौन सा है, मतलब क्या खाना पसंद है आपको, मतलब जब भी कोई तलब लगे कि यही खाना है बस? मेरे को सर राजमा बहुत पसंद है और पनीर भुर्जी बहुत पसंद है, तो वो कि थोड़ा सा हाई प्रोटीन भी होता है, तो वो लगता है कि हाँ यार थोड़ा हेल्थ भी हो जाएगी। और चावल मुझे बहुत पसंद है, बट अभी थोड़ा कम कर दिया मैंने चावल खाना, बट थोड़ा सा रोटी ज़्यादा खाता हूँ मैं। बट हाँ, पनीर का अगर कोई आइटम अगर है तो मुझे वो बहुत पसंद है, कुकड इन लिटिल लेस ऑयल, और राजमा चावल बहुत पसंद है। ये प्रोटीन से मुझे याद आया, प्रोटीन का आपको लेके बहुत सारे मतलब मिथ्स भी हैं, कुछ फैक्ट्स भी हैं, लेकिन बहुत सारे यूथ के दिमाग में ये चलता रहता है। जो लोग खास करके वर्कआउट करते हैं, अपने डाइट को लेके थोड़ा कॉन्शियस हैं, उनके दिमाग में ये चलता रहता है। थोड़ा बहुत अवेयरनेस आप भी लगातार उन सब चीज़ों में कर रहे हैं, लेकिन लोग प्रोटीन इंटेक और सप्लीमेंट्री प्रोटीन इंटेक पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, जो लोग खास करके वर्कआउट करते हैं, युवा। उसके बारे में क्या बोलेंगे कि एक्चुअल इंडियन जो फूड है हमारा, जो देसी जो स्टाइल ऑफ खाना है, जो माँ बनाती है घर में, क्या उसमें हमें जितना चाहिए, दिन के जितने भी प्रोटीन है, कार्ब है, जो भी चाहिए, वो नहीं हो पाता, इसलिए सप्लीमेंट हमें चाहिए? क्योंकि यूथ, मैंने तो काफ़ी ऐसे दोस्त को देखा भी है जो घर पे लड़ाई करके भी खाते हैं खरीद के प्रोटीन। सर खाऊंगा तो आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। अगर आप देखेंगे तो इंस्टाग्राम पे आजकल प्रोटीन डेफिशिएंट हो गए, हम प्रोटीन नहीं खा रहे, मतलब बहुत सारा कंटेंट बन रहा है। बट आप सोचेंगे आज से 50 साल पहले तो हम कहाँ खाते थे सप्लीमेंट यार, हमारे तो। एक बात बोलूँ, जो पिछले जो बॉडी बिल्डर्स हुआ करते थे 70s 80s, मैं पूरा एकदम बचपन में, मुझे लगता था वो ज़्यादा स्टाइलिश वो दिखते थे। हाँ, अच्छे दिखते थे, वो स्ट्रॉन्ग भी होते थे। लेकिन सर आपको समझना पड़ेगा, इसकी बेसिक रूट कॉज की बात शायद कोई नहीं कर रहा है। रूट कॉज की बात क्या है, हमारी सॉइल क्या उतनी फर्टाइल बची है? हमने उसमें दवाइयाँ डाल के ख़त्म कर दिया हमने सॉइल को। सॉइल की जो क्या बोलते हैं, उसमें जो जीवाणु होते हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। मतलब आज से 50 साल पहले 8% जीवाणु होते थे, आज 2-2.5% बचे हैं, और 1.5% के नीचे तो बोलते हैं सॉइल डेड मानी जाती है। सॉइल ऑल्सो हैज़ द लाइफ कल्चर ना। अगर मैं एक डेटा पढ़ रहा था कि आज से ज़्यादा नहीं, 70 साल पहले जो विटामिन सी आपको एक संतरे में मिलता था, आज आपको वही 3.5 संतरे खाने पड़ेंगे सेम विटामिन सी के लिए। तो जो दाल में प्रोटीन है, राजमा में प्रोटीन है, वो आपकी सॉइल अगर जितनी उपजाऊ होगी, जितना नेचुरल उसमें, आप पहले तो पंचगव्य का यूज़ करते थे, पंचगव्य वो ज़मीन में भी डालते थे और उसको छिड़कते भी थे कीड़े। आजकल तो सर दवाइयाँ डाले जा रहे हैं। एक अगर फल भी एक निकलता है तो एक तो पहले फल पे छिड़काव है, पेड़ पे छिड़काव है, ज़मीन पे छिड़काव है,
और जब फल निकलता है तो उसको भी केमिकल से छिड़काव है, फिर उसको पकाते हैं वो भी केमिकल से पकाते हैं, तो बचा क्या, आप कहाँ प्रोटीन, कहाँ कार्ब, क्या बचा उसमें। तो आपको लगता है सप्लीमेंट चाहिए जो लोग बाहर कर रहे हैं काम, मतलब अगर वर्कआउट कर रहे हैं? हाँ, जो लोग वर्कआउट कर रहे हैं, देखिए नो शुगर कोटिंग, अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, अपनी बॉडी को तोड़ मरोड़ रहे हैं और एक अच्छे लेवल पे आपको जाना है कि यार ये लेवल अचीव करना, तो फिर चाहिए सप्लीमेंट आपको। तो वो कब लेना चाहिए आपको, क्योंकि उसको लेके भी बहुत सारे कन्फ्यूजन है, मतलब वर्कआउट के बाद लेना है, वर्कआउट से पहले लेना है, क्या लेना है, उसको लेके भी बहुत सारे चलता है। सर मैं तो कहूँगा इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन पालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि मुझे दिन में 150 ग्राम लेना है, तो फर्स्ट यू जस्ट स्टार्ट बाय टेकिंग 150 ग्राम्स इन अ डे। चाहे वो आप पनीर से पूरा करो, चाहे राजमा से पूरा करो, कैसे, चाहे उसमें 1 स्कूप लो, अगर भैया पनीर नहीं खा पा रहे तो 2 स्कूप लो, या अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो उसको 1 स्कूप कर दो, वेजिटेरियन हो तो 3 स्कूप कर दो। आपको अगर 150 ग्राम पूरा करना करो। पहले हम क्या है, हमने कुछ स्टार्ट, ऐसे बहुत सारे मेल आते हैं, सर बहुत अच्छा आइडिया है मेरे पास स्टार्टअप का, मतलब मैं आपको पैसा बना के दूंगा, ये कंपनी 100 करोड़ की बना दूंगा। मैंने कहा तुमने स्टार्ट किया है, प्रोडक्ट लॉन्च, पैकेजिंग भी सोची है, प्रोडक्ट का नाम भी सोचा है, पहला प्रोडक्ट बना के किसी कस्टमर, कोई कस्टमर ने आके बोला कि ये अच्छा मैं यूज़ करूँगा, कुछ नहीं किया उसने, उसको आइडिया दिमाग में, उसका आइडिया में महल बना लिया उसने। ये हम डाइट के साथ भी करते हैं, क्या करना है, सुबह क्या खाना है, शाम को क्या खाना है, वर्कआउट। अरे भाई स्टार्ट तो कर लो, जिम तो जाओ, जिम जा रहे हो, हाँ अरे भैया 1 महीना लगातार जिम तो जाके देखो और खाओ तो अच्छा तो खाओ, चाट पकौड़ी आइसक्रीम खाना तो छोड़ो, फिर सब एवरीथिंग विल स्टार्ट फॉलिंग इन प्लेस, धीरे धीरे सब हो जाता है। अंडा खाने से बहुत प्रोटीन मिलता है, ऐसे 4 ग्राम मिलता है, 6 ग्राम मिलता है। और जो लोग वर्कआउट करते हैं बहुत खाते हैं, अब हाँ। खाना भी चाहिए, इस तरीके का भी एक माइंडसेट हाँ, मतलब इट्स अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, क्योंकि उसमें सिर्फ प्रोटीन होता है, कार्ब्स, और अगर येलो नहीं खा रहे तो फैट्स नहीं होते, येलो खा रहे तो फैट्स आते हैं। आपके वीडियोस कौन एडिट करता है? तो बहुत शानदार एडिट होता है। हाँ, मतलब शुरू के 4-5 साल तो मैं ही करता था, अभी वी हैव अ टीम हु एडिट्स। ऐसा एक सीक्रेट जो आपके फॉलोअर्स नहीं जानते, जो आप बोल पाएंगे पब्लिक प्लेटफॉर्म में? ऐसा कुछ सीक्रेट है ही नहीं, ऐसा मतलब क्या सीक्रेट है, सब कुछ तो बता ही दिया मैंने, मतलब कुछ ऐसा सीक्रेट है ही नहीं। एक कोई बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी या फिर आपके कॉलीग जो बोल सकते हैं कि यूट्यूबर्स और बाकी जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनके साथ आपका मतलब तहे दिल से आपके एक चाहत है कि कोलैब करना है? हाँ, ये क्वेश्चन काफ़ी आता है, बट मैं किसका नाम लूँगा, कि मैं कभी ऐसा सोचा नहीं कि किसके साथ कोलैब करूँ। फ्यूचर कुछ एक ऐसा कुछ सोचा है कि ये करना है किसी के साथ मिलके, एक कुछ करना है? सर अब एक्चुअली ध्यान थोड़ा जो 2 बिजनेस चल रहे हैं उन पे ज़्यादा रहता है कि उनको ग्रो कैसे करना है और उन पे काम कैसे करना है, तो वो ध्यान ज़्यादा रहता है। एंड स्ट्रेटजाइज करने में, प्लानिंग करने में, उसको आगे क्या करना है वो करने में, बिकॉज जो लीडर होता है उसको आगे का पाथ सोचना होता है। टीम इज़ मोर हैंड्स, बट जो फ्रंट लाइन में होते हैं वो दे आर मोर माइंड्स हैव टू थिंक व्हाट नेक्स्ट एंड देन द टीम फॉलोज। तो वो हमारा ध्यान उसी में लगा रहता है कि नेक्स्ट क्या करना है, या फिर यू ओनली टर्न बैक व्हेन समवन फ्रॉम बिहाइंड सेज कि सर कैन यू हेल्प मी इन दिस, या ये करके दिखाओगे, या ये नहीं हो रहा, या फिर ये फट गया, आप कैसे सही करना है, तो देन यू गो बैक एंड देन यू हेल्प देम एंड टाई द टीम बैक टुगेदर एंड देन द पैक अगेन कम्स इन द फ्रंट एंड स्टार्ट्स लीडिंग। तो अब ज़्यादातर ध्यान उसी में रहता है, किसके साथ कोलैब करना है, क्या करना है, नहीं रहता दिमाग में। अगर यूट्यूब में और सोशल मीडिया में नहीं होते तो अब गौरव तनेजा क्या कर रहे होते? सर मैं पायलट ही होता, आई थिंक फ्लाइंग कर रहा होता मैं, माई वाइफ इज स्टिल फ्लाइंग, तो मैं भी वही कर रहा होता। फ्लाइंग छोड़ते वक्त वो दिमाग में नहीं आया? क्योंकि जितना तक मुझे पता है, 1-2 दोस्त मेरे भी हैं जो फ्लाई करते हैं, दे टेक सम काइंड ऑफ प्राइड, मतलब अच्छा लगता है, और वो लाइफ भी थोड़ा उस तरीके का है। हाँ, अच्छा तो लगता है। छोड़ते वक्त दिमाग में नहीं आया? नहीं आया था, बहुत आया था, बट उस समय मेरे को सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ पता किसने दी थी, जो हमारे लॉयर थे ना, उसने कहा था कि देखो जो तुम कर रहे हो, आपके मन में हमेशा होप रहती है, इंसान के भी मन में होप रहती है कि यार मे बी दे विल टेक मी बैक, जब मैं रिप्लाई करूँगा उनकी ईमेल का तो वो सब ठीक हो जाएगा, दे विल टेक मी बैक। तो मेरे लॉयर ने साफ साफ कहा आफ्टर दिस ईमेल गोज़, चाहे 1 महीना लगे, चाहे 2 महीना लगे, चाहे 6 महीना लगे, दे विल फायर यू, दे विल नॉट टेक यू बैक, सो यू टेक योर डिसीजन नाउ। और एक घुसना इस लड़ाई में तभी जब शेर की तरह निडर हो जाओ, डबल माइंड में रहोगे ना तो ज़िंदगी भर पछताओगे। सो ये मान लो कि दे विल फायर यू, और शेर की तरह निडर हो जाओ। अगर तुम निडर हो गए तो पीछे चाहे कितनी भी बड़ी कंपनी हो या कॉरपोरेशन हो, उनकी हालत तुमसे ख़राब हो जाएगी।
क्योंकि nobody wants to fight a fearless lion. तो इफ़ यू बिकम अ fearless lion, भाई उनकी हालत ख़राब हो जाएगी. और फिर वो मुझे बहुत सही एडवाइस लगी सर, उस बंदे की एडवाइस, एंड आई बिकेम fearless. और फिर सर आपने देखा ही क्या हुआ. डर लगता है फ्लाई करते वक्त? कभी आपको लगा है डर कि बाहर मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, ये हालत बहुत ख़राब है? हमारी ट्रेनिंग इतनी अच्छी होती है कि पायलट्स को कभी ऐसा फील नहीं होता. मतलब कभी उस तरीके का कोई वाकया नहीं? सर देखिए, जब आप जा रहे हैं तो आप 10 ऑल्टरनेट प्लान दिमाग में लेके जाते हैं. स्पेशली भुवनेश्वर में बैठे तो भुवनेश्वर की बात करते हैं. यहाँ पे मौसम यूँ ख़राब होता है. आपने टेक ऑफ किया, यहाँ पे वेदर अपडेट नहीं ठीक था, रास्ते में आया आधा रे भुवनेश्वर का वेदर ख़राब है, तो आप ऑल्टरनेट लेके चलते हैं. अगर ख़राब हुआ तो क्या मैं कैलकाटा जाऊँगा, या मैं रांची जाऊँगा, या बीच में टर्न बैक करके पटना उतार दूँगा. मेरे पास फ्यूल कितना, तो प्लानिंग अच्छी खासी आप लेके चलते हैं. अगर भगवान ने प्लानिंग कर ही ली कि आज तुम्हारा आखिरी दिन है, फिर आप कुछ नहीं कर सकते. आप कितनी भी प्लानिंग कर लो, ठीक है ना, उसके ऊपर किसी की नहीं चलती. सबसे खतरनाक वाला फ्लाई कौन सा है, कुछ किया है कभी? हाँ सर, एक बार मेरे को याद है, चेन्नई से दिल्ली आ रहे थे, मतलब तो हमारे रडार में हमको दिखता है, वेदर रडार में रेड, यू हैव टू अवॉइड एट ऑल कॉस्ट. रेड के बाद ऑरेंज, ऑरेंज भी हिलाता है काफ़ी ज़्यादा, मतलब ग्रीन इज़ हल्का फुल्का हिलेंगे, सीट बेल्ट ऑन कर पाए निकल जाएंगे. तो मैं आ रहा हूँ एंड चारों तरफ रेड हो गया. अब निकलूँ कहाँ से भाई? अच्छा, मतलब चारों तरफ रेड. बट फिर एक्सपीरियंस होता है, सीनियर कैप्टन के साथ फ्लाई करते हैं, तो उन्होंने कहा कि जब आप 10,000 फीट के नीचे होते हैं या 15,000 फीट के नीचे होते हैं, रेड होता है. इट इज़ जस्ट दैट कि वो वेदर अब ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा आपका. इट इज़ रेन, इट इज़ वाटर ड्रॉपलेट्स, वो बस रेडार की वेव्स वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, रेड दिखा रहा है. तो वो उस पे ट्रस्ट किया, थोड़ा एक्सपीरियंस पे ट्रस्ट किया. एंड उस समय तक मुझे 8-9 साल हो गए थे फ्लाइंग पे. निकाला बीच से, हिल के थोड़ा सा हिला, और जो मेरा फर्स्ट ऑफिसर था वो तो राम 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 चालू हो गया था उसका. फिर बड़ी मुश्किल से दिल्ली लैंड की. दिल्ली में वेदर बड़ा ख़राब था, एंड तो बारिश होती है, तो बारिश में विजिबिलिटी बड़ी डाउन हो जाती है. जैसे आप बारिश में गाड़ी भी चलाएंगे और वाइपर आपके ऑन ना हो, या वाइपर ऑन हो, वो भी बारिश बहुत तेज़ हो, तो डजंट वर्क. हाँ. है ना. तो अब क्या है, व्हेन यू आर लैंडिंग तो ये आपके हाथ सेट है, लेफ्ट हैंड योग पे और राइट हैंड. अब व्हेन इट इज़ लास्ट 100 फीट टू गो, तो जो हो गया उसके बाद चेंज नहीं कर सकता. अब ये नहीं कि अरे भैया ये कर दे वो कर दे, हाथ, योर हैंड्स कैन नॉट मूव, द आईज आर देयर, क्योंकि अब आप 100 फीट पे हैं, नेक्स्ट 3 सेकेंड्स में यू विल हिट द ग्राउंड. तो वाइपर एक स्पीड में मैंने सेट कर रखा था, क्योंकि उतनी ही बारिश हो रही थी. एज सुन एज आई अप्रोच द ग्राउंड, एक बहुत हैवी पैच आया बारिश का, कुछ दिखाई नहीं दिया, कुछ नहीं, गायब, रनवे गायब सामने से. तो आई जस्ट लैंडेड ऑन इंस्टिंक्ट, भगवान का नाम लेके उतारा जहाज. मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि आंख बंद करके 2 सेकंड के लिए आंख बंद करके गाड़ी चला रहे हैं और पता नहीं सामने क्या, बट इंस्टिंक्ट पे लैंड कराया जहाज. अब एक लास्ट वर्ड बोलिए, जो युवा यूट्यूबर्स हैं या फिर सोशल मीडिया में अपना प्रेजेंस रखते हैं, जो आगे चल के उसको प्रोफेशन के हिसाब से देख रहे हैं, उनके लिए गौरव तनेजा द फ्लाइंग बीस्ट क्या बोलना चाहेंगे कैमरा में? खूब सारी मेहनत करो, अप्स एंड डाउन्स को ये समझो कि पार्ट ऑफ लाइफ है, तो उनमें ज़्यादा डीमोटिवेट नहीं होना. जब लाइफ डाउन जाएगी, जब अप जाओगे तो ये मान के चलना कि डाउन भी कभी कभी आ सकता है. एंड डोंट बी टू हार्श ऑन योर सेल्फ. लाइफ को एंजॉय करें एंड पूरी कोशिश करें अपने माता पिता का नाम रोशन करें. थैंक यू सो मच. गौरव जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया. दर्शक बंधु, आप देखुले द फ्लाइंग बीस्ट गौरव तनेजा को, एवं जो कथा से कहले केवल जे सोशल मीडिया रे सी जो काम करछन ता द्वारा इंस्पायर होवार नहीं, जो कथा भी से कहउछन से कथा शुणी से भी इंस्पायर आपण माने हेई परिबे. आम आशा करछु जे आपण माने अनेक किछि कथा तांक ठारू ग्रहण करिथिबे, ता द्वारा प्रेरित भी हेबे, इंस्पायर भी निश्चय हेबे. एई आशा सहित हमर स्वतंत्र साक्षात्कार को एठ रखुछु. बहुत बहुत धन्यवाद. सुनंदन मिश्र विदाय दियंतु. नमस्कार.